नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां बिल्डर की दिखी दबंगई, कहां गाजीबाजी के साथ किया गया नामांकन और कहां लगी भीषण आग। इन तमाम खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए निगाह डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। न्यायालय द्वारा जारी किए गए आदेश से नाराज चल रहे बिल्डर के नुमाइंदे रवि ने सोसाइटी के प्रधान व पत्रकार की न केवल पिटाई की, बल्कि उस पर पिस्टल तानने का भी आरोप है। इसी को लेकर अधिवक्ता, पत्रकारों और सामाजिक व राजनीतिक संगठनों में रोष है। 1 मई को कसौला थाने में आरोपी के खिलाफ मारपीट करने, जान से मारने की धमकी देने और आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था, मगर पुलिस द्वारा अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं की गई है। सूत्रों की माने तो बिल्डर पर कांग्रेस के बड़े नेता का हाथ बताया जा रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, उपरोक्त तथाकथित बिल्डर के खिलाफ एक अन्य पीड़ित ने भी शिकायत दी थी। इसके अलावा 2 और व्यक्तियों का कहना है कि उन्होंने भी पूर्व में उपरोक्त रवि के खिलाफ शिकायतें लिखवाई थी, जिसमें बताया जा रहा है कि वो पिस्टल रखते हैं तथा सभी के ऊपर वो पिस्टल कभी भी तान देते हैं। आज भाजपा जिला अध्यक्ष हुकुमचंद यादव की अध्यक्षता में भाजपा के पदाधिकारी पुलिस अधीक्षक से मिले, जिन्होंने 7 दिन में मामले की जांच पूरी करवाने की बात कही है। अब देखना यह है कि आखिर पत्रकार को कब तक न्याय मिल पाता है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। महोदय से मिलकर आए आप। अभी ये जो इंसिडेंट हुआ था बीते 5-6 दिन पहले, हमारे युवा साथी हैं, मीडिया प्रभारी हैं जिले के नितेश अग्रवाल जी, उनके पिताजी श्रीमान मीडिया अग्रवाल जी के साथ उस विषय को लेकर आज सभी भाजपा के पदाधिकारी, हम लोग और सभी हमारे वकील साथी और पत्रकार साथी उनसे मिले एसपी साहब से। उसमें ये बात कही गई कि जो ये इंसिडेंट हुआ है इसके ऊपर आपने क्या कार्रवाई की, आईओ की क्या रिपोर्ट आई। उन्होंने हमें बताया कि भाई इस पूरे विषय को लेकर कार्रवाई चल रही है और हमने उनसे निवेदन किया कि इस कार्रवाई को तुरंत प्रभाव से समाप्त कर जो भी दोषी है उसके खिलाफ तुरंत एक्शन लेकर उसे गिरफ्तार करने का काम किया जाए। किसी तरह का दबाव मानते हैं? अगर किसी प्रकार का दबाव प्रशासन मानता है तो हम आप सबको और अपने उस साथी को विश्वास दिलाते हैं कि किसी प्रकार के दबाव में और किसी बंदिश में हमारे साथी के साथ कोई किसी प्रकार का अन्याय नहीं होगा। अगर होगा तो उसके खिलाफ हम लोग सब खड़े हैं, एक साथ खड़े हैं, एकजुट खड़े हैं। अभी कितना समय दिया है जांच के लिए? 1 हफ्ते का समय दिया गया है और 1 हफ्ते के अंदर जांच को पूरी करके उसके खिलाफ तुरंत सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई। अगर बाय द वे 1 हफ्ते से ज़्यादा टाइम लगता है या जांच 1 दिन में नहीं हो पाई तो आगे का कदम? अभी हम एसपी साहब के जो उन्होंने हमें बात कही उसके ऊपर विश्वास करके यहाँ से जा रहे हैं और अगर ऐसा कुछ होता है तो आगामी रणनीति सब हमारे माननीय जिला अध्यक्ष जी के नेतृत्व में बैठ के हम लोग सब लोग तय करेंगे। देखिए, जो ये सोसाइटी में बीडी अग्रवाल जी के साथ जो झगड़ा हुआ था और ये बीडी अग्रवाल जी का जो लड़का है नितेश अग्रवाल जी, हमारी पार्टी का जिला का मीडिया प्रभारी है, इसलिए हम सब पार्टी के कार्यकर्ता मिलकर के एसपी साहब को ये बताने आए थे कि जो भी दोषी है वो इनकी जल्दी से जल्दी जांच करके इन्हें अरेस्ट करें। और क्योंकि कोई भी इस प्रकार ज़्यादा ढील देने से सबूत मिट जाते हैं या डिले होने से इस प्रकार अपराधियों के हौसले बुलंद होते हैं, तो जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो, इसीलिए हम यहाँ आए थे। क्या 7 दिन बीत गए हैं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई? क्या man कहना चाहेंगे इस बारे में? अभी एसपी साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि 7 दिन के अंदर अंदर इंक्वायरी करके और पूरी कार्रवाई कर देंगे। आश्वासन से कितने संतुष्ट नजर आ रहे हैं आप? देखिए, संतुष्टि की तो बात यह है कि भाई थोड़ा सा जिस प्रकार वो बता रहे थे कुछ आयोग के बारे में था, उसके हमने आयोग के लिए कहा कि भाई नहीं, दूसरा होना चाहिए। तो जो थाना की अध्यक्षा हैं, IAS अफसर हैं, वो कर देंगी शायद जल्दी ही, हमें पूर्ण विश्वास है जल्दी काम कर देंगे। देखो, उस दिन भी जब ये इंसिडेंट हुआ तो नितेश अग्रवाल का फ़ोन आया था कि भाई ऐसे ऐसे मेरे पिताजी बीडी अग्रवाल के साथ मारपीट हो गई है। तो हम तुरंत मौके पे गए और जिला अध्यक्ष हुकुम सिंह यादव जी हमारे साथ थे। तो पुलिस ने एक्शन लेते हुए तुरंत FIR दर्ज करी और उसमें आर्म्स एक्ट भी लगाया। और अब एसपी साहब ने कहा है कि भाई उन्होंने भी एक दरख्वास्त दी हुई है, वो भी सोसाइटी चलाते हैं, तो उनकी भी सुन के ये कहा है कि 7 दिन के अंदर अंदर हम इस मैटर को सॉर्ट आउट करके
जो भी उनके खिलाफ दोष बनेगा तुरंत गिरफ्तारी करेंगे, ये आश्वासन हमारे को एसपी साहब ने दिया। हरियाणा से सी न्यूज संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। डंडा प्रखंड की ग्राम पंचायत भिकई से पूर्व मुखिया नंदू चौधरी ने गुरुवार को मुखिया पद के लिए नामांकन दाखिल किया। इन्होंने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ गाजे बाजे के साथ प्रखंड कार्यालय में नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर चौधरी ने कहा कि जिस तरह से लगातार 10 वर्षों से पूर्व मुखिया नंदू चौधरी एवं पूर्व मुखिया दुलारी देवी ने अपने क्षेत्र में बिना भेदभाव के सभी वर्गों को मान सम्मान के साथ विकास करने का कार्य कर रहा है, वैसे ही लगातार जारी रहेगा। गढ़वा से सी न्यूज संवाददाता रवि रंजन चौबे की रिपोर्ट। बयाना उपखंड के गांव खरैरी निवासी रीट चयनित दिव्यांग युवती सोनम कुमारी तमोली अपने दोनों नेत्र से न देख पाने के बावजूद भी अपनी योग्यता व मेहनत के बूते अपने जीवन को संवारने के हसीन सपने देख रही थी। उसका रीट में चयन भी हो गया, किंतु उसके हसीन सपनों पर मानो अब शिक्षा विभाग की नजर लग गई है। दरअसल शिक्षा विभाग ने उसे अपने गांव से सैकड़ों किलोमीटर दूर जैसलमेर में नियुक्त करने के आदेश जारी किए हैं। ये नेत्रहीन व दिव्यांग युवती शिक्षा निदेशक को भी ज्ञापन सौंपकर उनसे आवेदन से मांगी गई पहली पसंद के अनुसार भरतपुर जिले के बयाना तहसील में नियुक्ति देने की गुहार भी लगा चुकी है। शिक्षा निदेशक की ओर से इस युवती को दूसरी सूची में समाधान कर भरतपुर जिले की गृह तहसील में लगाने का आश्वासन भी दिया गया। इसके बावजूद दूसरी पोस्टिंग सूची भी जारी की गई, लेकिन उसमें भी इसका नाम शामिल नहीं किया गया, जिससे यह युवती चिंतित और परेशान है। आपको बता दें कि यह रीट अभ्यर्थी व इसके चारों भाई बहन जन्म से ही नेत्रहीन है और उसके परिवार के पालन पोषण केवल उनके पिताजी ही करते हैं, जो कि एक मजदूर हैं। बोलो। मैं सोनम कुमारी गांव खरैरी तहसील बयाना जिला भरतपुर की रहने वाली हूं। मैंने इस बार रीट का एग्ज़ाम दिया था, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है और मेरी फर्स्ट चॉइस भरतपुर थी, लेकिन मुझे जैसलमेर जिला दिया गया है और मैं इसे ज़िले को बदलवाने के लिए मैं बीकानेर भी गई थी अपने पापा को लेकर के साथ में। तो उन्होंने डायरेक्टर साहब ने कहा था कि ये ज़िला चेंज कर दिया जाएगा, लेकिन दूसरी लिस्ट आने के बाद भी मुझे मेरा गृह जिला नहीं मिल पाया है। तो मैं शिक्षा विभाग से ये प्रार्थना करती हूँ कि मुझे मेरा गृह जिला दिया जाए और मेरे घर में जैसलमेर रहने के लिए मेरे साथ कोई नहीं है। मेरे 4-5 बहन भाई दृष्टिबाधित हैं और सिर्फ मेरे पापा हैं। अगर वो मेरे साथ जैसलमेर चाहते हैं तो मेरे परिवार का यहाँ कोई भी ध्यान रखने वाला नहीं है। बयाना भरतपुर से सी न्यूज संवाददाता लोकेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। नवी मुंबई में एक रबर कंपनी में लगी भीषण आग, कई किलोमीटर तक फैला धुआं। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस की टीम और 20 दमकल गाड़ियां। वहीं बताया जा रहा है कि इस घटना में 4 से 5 मजदूरों की घायल होने की खबर है। मुंबई से सी न्यूज संवाददाता सलीम की रिपोर्ट। राजधानी के समीप अभनपुर रोड पर बड़ा हादसा हो गया। यहां की ट्रक से टक्कर के बाद कार को अपनी चपेट में लेते हुए बस पलट गई। इस भीषण हादसे में कई लोगों के घायल होने की जानकारी मिली है। वहीं एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा। आप खुद ही सुनिए एएसपी सिटी ने क्या कुछ कहा। देखिए, आज सुबह लिमोरा मोड़ के पास में रांची थाना क्षेत्र में एक बस, एक ट्रक और एक कार के बीच में एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें उसमें बैठे लगभग 30 लोग को घायल हुए थे। 10 लोगों को थोड़ी ज़्यादा चोट आई थी, उनको तत्काल अस्पताल इलाज के लिए भेजा गया। और फिर उसमें अभी जानकारी मिली है कि एक व्यक्ति जो सृजन अग्रवाल नाम का था, जो कार का चालक था, उसकी मृत्यु हो गई बाद में इलाज के दौरान। उसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया है, आगे की जाँच की जा रही है। रायपुर से सी न्यूज संवाददाता अजीत की रिपोर्ट। रेवती के बलिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर की हैवानियत का एक और मामला सामने आया, जिसकी वजह से पूरे हॉस्पिटल के कर्मचारी कलंकित हुए। बताते चलें कि स्थानीय थाना अंतर्गत नगर पंचायत रेवती के वार्ड नंबर 10 निवासी जितेंद्र तुरहा पुत्र शिवाजी तुरहा की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसकी वजह से उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रेवती पहुंचाया गया। जितेंद्र की गंभीर हालत को देखते हुए उसके परिजनों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रेवती पर खड़ी एम्बुलेंस के लिए डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार से प्रार्थना किया, लेकिन एम्बुलेंस में तेल के न होने की बात को कहकर मरीज को लौटा दिया गया। आनन फानन में परिजन ठेले पर लाद कर मरीज को वहां से लेकर चले गए। सूत्रों की माने तो मरीज की हालत गंभीर बनी हुई है। बलिया के डॉक्टरों ने भी मरीज को वाराणसी के लिए रेफर कर दिया।
ऐसे हालात में रेवती सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की दुर्व्यवस्था का ये जीता जागता प्रमाण नजर आ रहा है। पिछले सप्ताह भी सांप काटने से मरी बालिका रुचि का इलाज भी रेवती सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर नहीं हो पाया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी, जिसकी वजह से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रेवती के चिकित्सकों की जमकर फजीहत हुई थी। वहीं भाजपा नेत्री बांसडीह विधायक केतकी सिंह ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सकों का जमकर क्लास भी लिया था। ऐसी स्थिति में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रेवती पर लगातार सवालिया निशान भी खड़े हो रहे हैं। तारा के हॉस्पिटल वाला काहे धैले रहलो का कहत रहलो तारा के भेजला तारे तो तू 2 घंटा से रुकल बड़े एम्बुलेंस नहीं के देता हां म के धैले रहला तारा के डॉक्टर का कहत रहला कौन डॉक्टर अब उनका नाम लिखा जात तो ठीक बा का कहत रहला बोले रुको क्यों रुको उनको इतना देर क्यों रुके हाँ अगर तुम ज्यादा ये करोगे तो थाना में का कहत रहला नु बोले कि तुम ज्यादा ऐसे करोगे तो थाने में डाल देंगे। थाने में डाल देंगे? थाने में किस बात के लिए डालेंगे वो? वही कि तुमने अपना मर्जी से लेके जा रहे हो। अपना मर्जी से लेके जा रहे हो? पिछले 2 घंटे से वहाँ पे थे, वो क्या किए? वो कुछ नहीं किया, वो भी बोलने के बावजूद वो एक इंजेक्शन लगाए। हाँ हम बोले एक पेन किलर इंजेक्शन दो कि इनका दर्द कम। हाँ उसके बावजूद आपके मरीज के यहाँ पे इलाज हुआ ठीक से नहीं हुआ? एक इंजेक्शन लगा, उसके बाद यहाँ से रेफर कर दिया गया, बाकी कुछ नहीं किया गया। और ऊपर से आपको धमकाया गया कि जो आप मरीज को अपने मन से लेकर भाग रहे थे FIR कर देंगे। फिर उसके बाद तो डॉक्टर साहब आप FIR कराएंगे ना? वो करेंगे, क्या करेंगे। हाँ ठीक। ये है रेवती हॉस्पिटल का सीन, जहाँ पर कि पिछले 2 घंटे से मरीज के परिजन परेशान है अपने मरीज को एम्बुलेंस से बलिया ले जाने के लिए। और जब 2 घंटे तक ये नहीं गाड़ी मिली इनको, तो ठेले से अपने मरीज को ले जाने के लिए तैयार हुए, तो हॉस्पिटल के प्रभारी द्वारा इस मरीज के परिजन को पकड़ा गया और बोला गया कि तुम जबरदस्ती अपने मरीज को लेकर भाग रहे हो और तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हारे ऊपर FIR करवा दूंगी। बताइए, एक तो वो लोग गाड़ी नहीं प्रोवाइड कराते हैं, ऊपर से मरीज के ऊपर FIR करवाते हैं। इतनी बड़ी धमकी होगी इन डॉक्टर साहब की। बलिया से सी न्यूज संवाददाता गिरीश मिश्रा की रिपोर्ट। ग्वालियर राज्य साइबर सेल पुलिस ने 4 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया। ये लोग आयुष्मान और श्रम कार्ड के बहाने लोगों के फिंगरप्रिंट लेते थे, बाद में उसी फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल करके उनके अकाउंट से पैसे निकाल लेते थे। पुलिस ने इनके पास से 2 लैपटॉप, मोबाइल और हैंड इंप्रेशन मशीन सहित अन्य डिवाइस बरामद किए। दरअसल 1 महीने पहले राज्य साइबर पुलिस के 2 दर्जन से अधिक ग्रामीणों ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके अकाउंट से पैसे निकाले गए। इन आरोपियों के द्वारा 40 से अधिक ग्रामीणों के खातों से 5 लाख रुपए निकाले गए थे। जब साइबर क्राइम की टीम ने जांच शुरू की तो पता चला कि फरियादियों ने कुछ दिन पहले ही गांव में लगे आयुष्मान कार्ड कैंप में अपना थंब इम्प्रेशन दिया था। पुलिस ने आयोजनकर्ता का पता किया और उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। वहीं घटना स्वीकार भी कर ली गई। राज्य साइबर पुलिस के SP का कहना है कि इन आरोपियों में से एक के पास कियोस्को सेंटर की आईडी है, उसी के आधार पर ये लोग ये कार्य को अंजाम देते थे। हमारे पास 19 अप्रैल को एक रिपोर्ट आई थी जिसमें करीब 25 से अधिक ग्रामीण एक साथ फरियादी थे। सबकी शिकायत एक ही थी कि उनके गांव में कुछ समय पहले कुछ लोग फिंगरप्रिंट लगवाने आए थे, कुछ आयुष्मान कार्ड और ई-श्रमिक कार्ड बनाने आदि के नाम पर। और उसके बाद 10 अप्रैल से 18 अप्रैल के बीच में उनके बैंक खातों से, जो अलग अलग बैंकों में थे, उनमें से उनके पैसे विड्रॉ हो गए। किसी का 90,000 तो किसी का 30,000, ऐसे अलग अलग अमाउंट जिनके खाते में जो भी राशि थी वो विड्रॉ हो गई है। क्योंकि काफ़ी सारे लोग इसमें फरियादी थे, टोटल अमाउंट 4 से 5 लाख के बीच का था। हमने इसमें बहुत तत्परता से और तेज़ी से टीम को लगा के कार्रवाई की। हमारी टीम ने इसमें बहुत त्वरित गति से कार्रवाई की और उनको ट्रेस आउट किया। और ट्रेस करने के बाद जो 4 लोग इसमें इस पूरे घटनाक्रम में संलिप्त पाए गए, उनको मय सामग्री के जिसका यूज उन्होंने अपराध को घटित करने में किया था, उनको गिरफ्तार किया है। और सामग्री में 2 लैपटॉप, 4 मोबाइल, डोंगल और सिम आदि, फिंगरप्रिंट स्कैनर, ये सारा सामान जब्त किया हुआ है। इनकी मोटर कंप्लेंट किस तरह से अपने काम को अंजाम देते थे, क्या करते, क्या थे, प्रोसेस क्या था, क्या होता है? आरोपी गणों में से एक आरोपी जो CSC जो कस्टमर सर्विस सेंटर है उसका ID लेके रखा हुआ है और वह गांव-गांव जाकर के ई-श्रम कार्ड, आयुष्मान कार्ड और डिजिटल साक्षरता अभियान के अंतर्गत लोगों के रजिस्ट्रेशन किया करता था। इस कार्य के लिए उसको थंब इम्प्रेशन लोगों के लेना रहते थे। एक दूसरा जो आरोपी है, 2 आरोपी, उन्होंने इसमें जो बैंकिंग सिस्टम में AEPS आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम जो होता है उसके माध्यम से रुपए निकालने के लिए कियोस्क चलाते थे। जब इनका आपस में परिचय भी था, दोस्ती भी थी,
आपस में इन्होंने एक बार प्लान किया, षड्यंत्र किया कि हमारे पास थंब इम्प्रेशन है, आपके पास इसका एजेंसी है, थंब से जो रुपए निकाल सकते हैं। तो तीनों ने मिलके एक योजना बनाई कि हम इसके जो थंब इम्प्रेशन हमारे पास है, इससे हम इनके खातों से रुपए निकाल सकते हैं। तो उन्होंने एक चौथे व्यक्ति को लालच देकर उसके नाम पर एक नया कियोस्क की आईडी बनवाई, एक फर्जी सिम प्राप्त किया और फर्जी एक बैंक खाता भी खोला। और इन सब का उपयोग करके जिनकी भी फिंगर इनके पास थी, उनमें से करीब 40 के आसपास लोगों का पैसा इन्होंने अपने अकाउंट पर ट्रांसफ़र कर लिया और फिर उसको विड्रॉ कर लिया। लगभग कितना पैसा अभी तक ट्रांसफर कर चुके? हमारे पास जो जानकारी है उसके लगभग 5 लाख के आसपास रुपए इन्होंने लोगों के ट्रांसफ़र किए हैं। तो अभी इनके कितना पैसा बरामद किया गया? पैसा तो अभी हमको बहुत ज़्यादा नहीं मिल पाया है, हम इसके लिए अभी पूछताछ कर रहे हैं। ग्वालियर से सी न्यूज़ संवाददाता योगेश बिसारिया की रिपोर्ट। डबरा के सीमा सुरक्षा बल एकेडमी टेकनपुर में सामान्य कोर्स बीआरटी क्रमांक 152, 153, 154, 155 के सहायक प्रशिक्षण में 9 आरक्षकों का दीक्षांत परेड समारोह को वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई परेड स्थल पर समापन किया गया। इसमें 825 नौ प्रशिक्षु आरक्षकों ने भी देश सेवा समर्पण की शपथ ली। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सीमा सुरक्षा बल एकेडमी के निदेशक एवं अतिरिक्त महानिदेशक पंकज घूमर रहे। आपको बता दें कि 44 सप्ताह की कड़ी मेहनत एवं विशेष प्रशिक्षण से 9 प्रशिक्षु आरक्षकों को विशेष प्रशिक्षण के बाद देश सेवा के लिए तैयार किया गया है। परेड के अंत में प्रशिक्षण के दौरान अलग अलग क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन करने पर एकेडमी की ओर से मुख्य अतिथि के हाथों महिला 9 प्रशिक्षु आरक्षकों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया गया। ऑल ओवर वेस्ट का दर्जा दिया गया मुझे। कैसा लग रहा है आपको और इसके साथ ही आपको अब नई जिम्मेदारी का निर्वहन करना है? जी, इसके साथ तो बहुत अच्छा लग रहा है और मैं अपने सारे उस्तादों और गुरुजनों को थैंक यू कहना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया इस मुकाम में पहुँचने के लिए। और ट्रेनिंग के बाद तो एक रिक्रूट कांस्टेबल से कांस्टेबल में आ गया हूँ तो जिम्मेदारी तो बढ़ेगी। तो अब देश की सेवा के लिए आगे तैयार हूँ। ट्रेनिंग के दौरान आप कुछ कठिनाइयाँ हुई क्या? हाँ, कठिनाई शुरू में माहौल में ढलने से घर का माहौल था, फिर यहाँ अब सेना में भर्ती हुआ तो माहौल में थोड़ा बदलाव करना पड़ा, काफ़ी मेहनत करना पड़ा। शुरू से दिक्कत हुआ लेकिन उस्तादों के बदौलत मैंने अच्छा किया, परफॉर्मेंस अच्छा दिया, फिर धीरे धीरे अब तो ढल गया इस माहौल में। एकेडमी की ओर से फुल सर बहुत ही प्राउड मोमेंट होता है ये किसी भी रिक्रूट के लिए कि मुझे आज ये ओवरऑल सेकंड बेस्ट का जो ये मेडल मिला और ट्रॉफी, तो बहुत ही एक अपने आप में बहुत ही हाई फील कर रहा हूँ मैं। और ये हुआ है पॉसिबल, ये पहले तो मैं अपने उस्तादों को और अपने एसओ ऑफिसर्स को जिन्होंने हमें ये ट्रेन किया इस लायक कि आज ये ट्रॉफी हमें मिली है। और दूसरा एक तो हार्ड वर्क हो गया अपना भी। स्पेशली मैं थैंक्स करना चाहता हूँ अपने पेरेंट्स को जिन्होंने मेरे को यहाँ बीएसएफ ज्वाइन करने के लिए भेजा। और जब ये बात वो देखेंगे तो बहुत ही प्राउड फील करेंगे। सर परिवारजनों का क्या कुछ सहयोग? परिवारजनों ने अब बीएसएफ में भेजा है तो उनका तो बहुत सबसे बड़ा सहयोग उन्हीं का है। 825 नव आरक्षकों को आज इस शानदार परेड के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आपकी परेड तनाव और जोश इस बात का परिणाम है कि आपके प्रशिक्षकों ने 44 सप्ताह के कठिन परीक्षण, कड़ी मेहनत और लगन के बाद आपको इस मुकाम तक पहुंचाया है। आप भाग्यशाली हैं कि आप विश्व की सबसे बड़ी सीमा सुरक्षा बल के सदस्य बने हैं, जो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ पैरामिलिट्री बलों में एक है और जिसका इतिहास अनगिनत अचीवमेंट से भरा हुआ है। सीमा सुरक्षा बल को देश की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के नाम से भी जाना जाता है। ग्वालियर से सी न्यूज़ संवाददाता योगेश बिसारिया की रिपोर्ट। विंध्याचल कोतवाली अंतर्गत 2 अलग अलग गंगा घाटों पर शुक्रवार को स्नान करने के दौरान 2 किशोरों की डूबने से मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार पहली घटना बिहार प्रांत के बक्सर जिले के ग्राम पुलका निवासी 16 वर्षीय दिवांशु पुत्र दयानंद सिंह अपने मौसेरे भाई 15 वर्षीय आदित्य के साथ विंध्याचल के अखाड़ा गंगा घाट पर स्नान कर रहा था।
जहां गहरे पानी में जाने पर दोनों किशोर डूबने लगे। दोनों को डूबता देख पास में स्नान कर रहे स्थानीय लोगों ने डूब रहे आदित्य कुमार को बचा लिया। वहीं दिव्यांशु की गहरे पानी में डूबने से मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय गोताखोर व नाविकों की मदद से डूबे किशोर को बाहर निकलवाया और विंध्याचल CHC लेकर गए, जहां पर चिकित्सकों ने किशोर को मृत घोषित कर दिया। वहीं दूसरी घटना जनपद अंबेडकर नगर के ग्राम गोपालपुर निवासी 15 वर्षीय चंदभान पाल पुत्र राम लोटन पाल विंध्याचल क्षेत्र के दीवान गंगा घाट पर स्नान करते समय गहरे पानी में डूबने से सामने आए, जहां पर सूचना मिलने पर पुलिस स्थानीय गोताखोरों तथा नाविकों की मदद से डूबे किशोर के शव की तलाश में जुटी रही। वहीं प्राप्त जानकारी के अनुसार 12 अप्रैल से 6 मई के बीच अब तक 5 लोगों की गंगा में स्नान करने के दौरान डूबने से मौत हो चुकी है। मिर्जापुर से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीवास्तव की रिपोर्ट। बयाना कस्बे के बस स्टैंड रोड स्थित कॉलोनी निवासी के घर में एक युवक घुस गया, जिसने 36,000 रुपए को पार कर दिया। युवक की एक करतूत वहां लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। वहीं पुलिस ने इस युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। पीड़ित संजय गुप्ता ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि 30 अप्रैल को दिन के समय उनके घर में अज्ञात चोर घुस गए और घर में रखा 36,000 रुपए पार कर दिया। ये अज्ञात चोर घर के बाहर लगे CCTV कैमरों में भी नजर आ रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर पकड़े गए युवक से पूछताछ शुरू कर दी है। अज्ञात आदमी निकाल के ले गया था। मेरे पिताजी नहाने चले गए थे और पीछे आके देखा तो वहाँ पे कुछ भी नहीं मिला था। उसमें हमारे पड़ोस में CC कैमरा लगे हुए थे। हमने उनमें से वो फ़ोटोज़ निकाले तो उनमें से घुसता हुआ आदमी और निकलता हुआ आदमी बंजरिया की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है। उसमें पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है। भरतपुर से सी न्यूज संवाददाता लोकेश शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।